हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सूत्रों की, यानी कि टीचिंग के कौन कौन से, शिक्षण के कौन कौन से सूत्र होते हैं। तो उसकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने दिख रहे हैं शिक्षण के सूत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे सूत्र होते हैं जिसके द्वारा हमने टीचिंग कार्य करवाना होता है। तो चलिए आज इसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से टीचिंग के सूत्र होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सूत्र होता है वो होता है सरल से जटिल की ओर। दोस्तों, इसका मतलब इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो सूत्र है, पहला सूत्र ये है कि इसके अंदर बच्चों को पहले सरल चीज़ों को समझाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों से आप पूछेंगे, क्या बच्चों आपने कभी एरोप्लेन देखा है, तो सभी उसको हाँ कर देंगे कि एरोप्लेन हमने देखा है। यदि उनसे पूछा जाए कि बच्चों कभी आपने पनडुब्बी देखी है, तो वो उन्होंने चित्र में या फिर टीवी वगैरह में देख ली होगी, लेकिन रियलिटी में जो है कभी पनडुब्बी मतलब कि बहुत ही कम बच्चों ने देखी होती है। तो ये मान लीजिए कि नहीं देखी होगी, तो क्या होगा कि पनडुब्बी उन्होंने नहीं देखी, तो वो क्या हुआ, उनके लिए जटिल हुआ, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ हुई। तो पहले हमने सरल चीज़ को डिफाइन किया, जब सरल चीज़ उनको पता थी तो फिर हम उस कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके गए, यानी जटिल की तरफ लेके गए। तो ये जो सूत्र होता है हमारा क्या कहलाता है, सरल से जटिल की ओर कहलाता है, यानी आसान चीज़ को समझाते हुए हमें कठिन चीज़ की तरफ बच्चों को लेके जाना होता है। दूसरी बात करें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी कि बच्चों को जो पहले से बच्चे जानते हैं। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री से मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी को सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। तो बच्चों की अगर बच्चों से आप पूछोगे कि आप महात्मा गांधी को जानते हो, तो वो उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे वल्लभ भाई पंत की या वल्लभ भाई पटेल की, तो बच्चे उसमें मौन रहेंगे, यानी कि चुप हो जाएंगे, उनके बारे में उनको इतनी डिटेल से उसके बारे में नहीं पता है। तो फिर हम अपना शिक्षण कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। उसके बाद करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो चीज़ मूर्त है, यानी कि वास्तविक तौर पर मौजूद है, यानी कि उसको हम छू सकते हैं, वो क्या चीज़ होती है, मूर्त होती है। जो और अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भावनात्मक जो चीज़ होती है, यानी कि उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक शिक्षण का सूत्र ही होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं डेफिनेट टू इनडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। यानी कि कोई चीज़ अगर निश्चित नहीं है, यानी कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, उसको निश्चितता की ओर लेके जाना क्या कहलाता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर कहलाता है। उसके बाद विशेष से सामान्य की ओर विशेष से सामान्य की ओर इसके अंदर शिक्षण कार्य के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया दोस्तों, क्योंकि हम जो भी काम करवाते हैं पहले विशेष की ओर बता, यानी कि पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद उसको हम पार्ट्स के अंदर लेके जाते हैं, यानी कि पूरी विशेषता बता दी जाती है एक बार में कि भारत जो देश है बहुत ही अच्छा देश है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। फिर हम बात करते हैं सामान्य जानकारी, फिर उसके हम अंदर की जो सामान्य जीके नॉलेज है उसके बारे में बच्चों को या फिर आगे जानकारी देते हैं। तो ये क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर कहलाता है। चलिए उसके बाद करते हैं मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। मनोविज्ञानिक आप सभी जानते हैं, व्यवहार का ज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है दोस्तों। तार्किक यानी कि हमारा जो कि एनालिसिस ताकत है, जो हमारी रीजनिंग पावर होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, तार्किक कहलाती है। यानी कि जो हमारा व्यवहार है उसको अगर हम एनालाइज से जोड़ दें, इसको तार्किकता से जोड़ दें, तो वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर कहलाता है दोस्तों। उसके बाद बात करें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि किसी चीज़ का पहले विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या दे दी जाए, कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए जिसका विश्लेषण करना हो, यानी कि विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के बाद फिर हम उसको अपने ज्ञान के द्वारा, यानी कि अपनी नॉलेज के अंदर में मैनिपुलेट करेंगे, उसको बदल कर उसको दोबारा से संगठित किया जाएगा। जैसे कि हम रिसर्च के अंदर पढ़ेंगे आगे, रिसर्च भी क्या चीज़ होती है, यही होता है कि विश्लेषण करके उसका फिर संश्लेषण किया जाता है, यानी कि किसी किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी व्यू के अनुसार उसको दोबारा से डिफाइन करोगे, तो वो क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। तो ये जो सूत्र है हमें यही बताता है कि पहले बच्चों को किसी चीज़ का, किसी कठिनाई की, किसी समस्या का विश्लेषण करना है, और उसके बाद बच्चों को संश्लेषण यानी कि एक संक्षिप्त रूप में बच्चों को उसको सामने प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण से अंश की ओर। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था विशेष से सामान्य की ओर, इसी तरीके से पूर्ण, किसी की पूर्ण जानकारी दे देना।
पहले पूर्ण जानकारी देनी है। बात करें जैसे महात्मा गांधी की एग्जांपल ले लेते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में पहले पूर्ण जानकारी देते हैं कि वो हमारे भारत के क्या रहे हैं, महात्मा रहे हैं जो बापू नाम से पुकारे जाते हैं। उसके बाद उसका आप पूर्ण जानकारी दे दी, उसके बाद उसके अंश की तरफ लेके चलेंगे। फिर उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया, किस प्रकार से विस्तार पूर्वक उन्होंने देश के अंदर आंदोलन चलाए और आज़ादी के अंदर हमारा सहयोग किया, तो वो बात जो होगी अंश की तरफ कहलाएगी। यानी कि पहले पूर्ण चीज़ बता दी, यानी मान लीजिए अगर हम टेक्निकल की तरफ लेके जाएंगे तो एक मोबाइल के बारे में बताया कि ये मोबाइल है, किसी भी कंपनी का, ABCD कंपनी का ये मोबाइल है, इसके अंदर ये फीचर है। लेकिन जब उसके अंश की तरफ बताएंगे, यानी कि अंदर जाके उसके जो अंदर सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसकी चर्चा बारीकी से करेंगे तो वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। यानी कि ये क्या होता है, फ्रॉम होल टू पार्ट्स की ओर जो है कहलाता है दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रकृति से अनुसरण की ओर, यानी कि फ्रॉम फॉलो टू नेचर। यानी कि प्रकृति जो हमारा नेचर है, नेचर यानी कि जो बंदे का पहला जो शुरुआत में जो स्टूडेंट्स का व्यवहार रहता है वो चीज़, उसके बाद उनका अनुसरण करना, यानी कि जो चीज़ नेचर है उसका अनुसरण करना, यानी कि उसको फॉलो करना ही क्या कहलाता है, प्रकृति से अनुसरण की ओर कहलाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें इंद्रियों से परीक्षण की ओर, फ्रॉम ट्रेनिंग टू सेंस। यानी कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, बार बार जो निरंतर एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो ट्रेनिंग कहलाती है। तो ये जो ट्रेनिंग है, जब हमारे यानी कि इंद्रियों के अंदर ऑटोमेटिक बस जाती है। मान लीजिए आपने कार चलानी सीखनी है, जब आप ट्रेनिंग करके कार चलाना सीख जाते हैं तो आपकी वो सेंसेस के अंदर यानी कि इंद्रियों के अंदर इस तरीके से बस जाती है कि अगर भगवान न करे आपकी याददाश्त चली जाए, कहीं ऐसा कुछ हो जाए कि मान लीजिए आप लंबे समय तक आप आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो गाड़ी के अंदर जो आपकी इंद्रियां यानी कि हाथ पैर जो है वो ऑटोमेटिक ही गियर बॉक्स पे और जो हैंडल पे यानी कि स्टेयरिंग पर जो है अपने आप चले जाएंगे और अपना आप उसको हैंडल कर लेंगे। तो ये क्या चीज़ होती है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, यानी कि जो हम प्रशिक्षण करते हैं वो हमारे इंद्रियों में यानी कि सेंसेस के अंदर बस जाते हैं। यानी कि हमारे सेंसेस को ये दोबारा जो हम परीक्षण करते हैं वो क्या होता है, ज्ञान परमानेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो है शिक्षण के सूत्र होते हैं, इससे भी सवाल पूछा जाता है। एंटीनेट आपको एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल से इन सूत्रों में से आपको देखना होगा कि कौन सा वो एग्जाम्पल जो है कौन से सूत्र के अंदर सेट बैठता है। तो आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे तो आगे बात कर रहे हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिक्षण के सिद्धांत, कि शिक्षण के प्रिंसिपल यानी कि टीचिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, दो प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं सामान्य यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स, एक होते हैं मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इन दोनों की चर्चा अब हम करने वाले हैं। तो चलिए कौन कौन से होते हैं हम जान लेते हैं। पहले सामान्य सिद्धांतों को, जनरल जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे सामने है सामान्य सिद्धांत। दोस्तों सबसे पहले आपको सिद्धांत का पता होना चाहिए कि सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों इनको यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल्स होते हैं किसी चीज़ को करने के रूल्स, मेथड्स, यानी कि किसी चीज़ को करने के ऐसे नियम जिनको फॉलो करके ही वो कार्य किया जाता है। तो दोस्तों टीचिंग के अंदर भी ऐसे रूल्स, ऐसे सिद्धांत तो होते हैं जिसको यूज़ करना ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा ही शिक्षण कार्य संभव किया जा सकता है या प्रभाविकर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सामान्य सिद्धांतों की। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों आपको पता है शिक्षण के अंदर सबसे पहला और सबसे मजबूत जो सिद्धांत होता है वो प्रेरणा ही होती है, यानी मोटिवेशन। आपके सामने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेट कैसे किया जाता है आपको पता है, किसी चीज़ को यानी कि कोई आपने प्रोडक्ट बेचना है तो उसको बेचने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा उसकी तारीफ़, यानी कि उस गैजेट्स की या ऑब्जेक्ट की आपको तारीफ़ करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उन सामने वाले को आपको उत्साहित करना होगा उसको खरीदने के लिए। तो इसी तरीके से शिक्षण जो कार्य है उसके अंदर भी सामने वाले को उत्साहित करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, जो कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या प्रिंसिपल माना जाता है। उसके बाद करते हैं गतिविधि का सिद्धांत, यानी कि गतिविधि यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दोस्तों जो हमारा टीचिंग का कार्य है इसमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव के बगैर ये कार्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक्टिविटी का कहने का मतलब है जब हम शिक्षण कार्य करा रहे होते हैं इसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव रहने बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि अगर आप बच्चों को टीचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो आई कांटेक्ट है उनके साथ
कंटिन्यू बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चों को आप घूरते रहें, सभी बच्चों के साथ, यानी कि बारी बारी से एक एक बच्चे के साथ जो है आप आई कांटेक्ट बनाते रहें। आपकी इसके साथ साथ बीच में जो क्लास के रूम में आप अपना जो है चलने फिरने का भी काम कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को चलाते हुए कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, तो क्लास के बीच के अंदर जो है आपको थोड़ा सा चलना होता है, वो करना होता है। क्यों ये भी ज़रूरी है, ताकि बच्चों को लगे कि हमारे जो टीचर हैं वो हमारे पे पूरे ध्यान रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप आगे फ्रंट पे लेक्चर स्टैंड पे सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं और पीछे जो है आपके बच्चे जो है खेल रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन में कुछ भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो होता है एक्टिविटी का सिद्धांत कहलाता है। चलिए उसके बाद करते हैं रुचि का सिद्धांत। दोस्तों ये भी सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर क्लास के अंदर जो प्रभावित जो शिक्षण कार्य नहीं कहलाता। क्योंकि आपको जब अट्रैक्टिव आपको शिक्षण करना है, टीचिंग करनी है, तो इसके लिए आपको क्लास में रुचि यानी कि इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब इंटरेस्ट कैसे बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर उसका मेथड क्या है, यानी कि आपके शिक्षण की विधि कौन सी है, वो भी प्रभावित कर बढ़ाती है, यानी कि रुचि पैदा करती है। यानी मान लीजिए आप क्लास के अंदर कोई शिक्षण कार्य के अंदर आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, तो लेसन जो हो आपका ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, जो बच्चे जो होते हैं वो सो ना जाएं। पिछले बेंच वाले तो अक्सर बच्चे सो ही जाते हैं अगर आपका लेक्चर जो है जो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अब बीच बीच में जो है हंसी मजाक भी करते रहना ज़रूरी है, और बच्चों को मोटिवेट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में रुचि बनी रहती है। दोस्तों इसके लिए आप टीचिंग एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको मेथड्स के अंदर बताऊंगा। टीचिंग एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग एड्स क्या होता है कि बच्चों का जो ध्यान आकर्षित होता है, कोई आप अच्छा सा लेसन पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप कोई मॉडल, कोई मैप, कोई चार्ट वगैरह आप ले जा सकते हैं, ताकि जो बच्चों का ध्यान जो है आपकी तरफ ही केंद्रित है, तो वो इंटरेस्ट बना रहे। चलिए उसके बाद बात करते हैं जीवनमुखी सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ ओरिएंटेड। यानी कि ये ऐसा प्रिंसिपल है दोस्तों जो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा सर्वनीय विकास करना, बच्चों का जो विकास करना ही हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट का जो टारगेट रखा गया है, जो प्राइमरी टारगेट है। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे टीचिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है दोस्तों। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, बच्चों का जो शिक्षण कार्य है वो उनके जीवन मुखी से जुड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चों के लाइफ ओरिएंटेड नहीं है, लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट मुख्य सिद्धांतों के बीच में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं निश्चित उद्देश्य सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य तो होना बहुत ज़रूरी है। आप जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना होगा, उसी का आपका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना सिलेबस के, बिना किसी चीज़ के भी आप बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि बेतुका है, बेमेल है। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो क्लास है, आपका जो कक्षा है, उसके अंदर हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर रंग, जात, धर्म, भेद, हर तरीके से मतलब के बच्चे होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना होगा कि जो बच्चा है वो हर एक यूनिक पर्सनैलिटी है, अलग पर्सनैलिटी है, तो उसके अंदर कोई ऐसा मतभेद ना हो जाए कि जो आपकी क्लास जो है प्रभावित हो जाए, इतनी अट्रैक्टिव ना रहे। तो आपको ये भी ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे आपकी क्लास में कुछ एवरेज होंगे, कुछ ब्रिलियंट होंगे, कुछ वीक भी होंगे। तो सभी को इस तरीके से पढ़ाना है कि सभी इक्वल तरीके से आपकी बात को समझ पाएँ। उसके बाद बढ़ते हैं चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आपको ये भी याद रखना है कि जो आपने पढ़ाना हो उसका सिलेक्शन सही से किया जाए, यानी कि सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आपका जो चयन का सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है टीचिंग सिद्धांत के अंदर। उसके बाद बात करते हैं योजना का सिद्धांत। आप जो पढ़ा रहे हो, क्लासरूम के अंदर जो पढ़ा रहे हो, उसकी योजना बनानी बहुत ज़रूरी है। आपको इसके अंदर 3 स्टेप बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले क्लास में जाने से पहले 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले होता है प्री टीचिंग। सबसे पहले होता है प्री टीचिंग दोस्तों। प्री टीचिंग के अंदर क्या होता है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपको जो लेसन पढ़ाना है उसकी पूरी जानकारी लेके जाना है, आपको कौन सा टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, वो पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंटरेक्शन टीचिंग। इंटरेक्शन टीचिंग यानी कि क्लासरूम में जाके जो टीचिंग करवाई जाती है, क्लासरूम में बच्चों के आमने सामने जो टीचिंग होती है वो क्या होता है, इंटरेक्शन टीचिंग कहलाती है। उसके अंदर सबसे पहले आप उद्घोषणा करेंगे, यानी कि अनाउंस करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले भी हम कुछ करेंगे, यानी कि इससे पहले ये करेंगे कि जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं तो बच्चों की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, और फिर उनको हम जो मैंने आपको सूत्र बताए उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास के अंदर जो है हमारा
जो नया लेसन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको उद्घोषित करेंगे दोस्तों। और उसके बीच में फिर हम कुछ जो मेथड जो हमने पहले से डिसाइड किए थे वो और फिर टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा तीसरा जो योजना का जो सिद्धांत है वो होता है इवैल्यूएशन का सिद्धांत, यानी कि पोस्ट टीचिंग दोस्तों हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट टीचिंग। ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बच्चों को जो पढ़ाया उसका रिव्यू लेना होता है। रिव्यू लेने के बाद उनको बस साथ में जो है बच्चों को इवैल्यूएशन करना होता है, यानी कि जो फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन कहलाता है, हाथों हाथ जो बच्चों के साथ में सवाल जवाब किए जाते हैं, कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया, और उसके बाद जो है होम के लिए यानी कि होमवर्क दिया जाता है, घर कार्य दिया जाता है दोस्तों। तो ये 3 स्टेप जो होते हैं योजना के सिद्धांत के अंदर आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण सामान्य सिद्धांतों का एक स्वरूप है। उसके बाद बात करेंगे हम विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स, यानी कि विभाजन। आपको हर तरीके से ऐसे तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों को यूनिट वाइज पढ़ा के लेके चलना है। कैसे? यूनिट वाइज पढ़ा के लेके चलना है, यानी कि हर बच्चा अलग है। आपको मैंने पहले बता दिया विभाजन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, क्योंकि विभाजन करके यानी कि इसको डिवाइड करके ही सिलेबस को कवर करना पड़ता है कि आज इतना पढ़ाया जाएगा, आज इतना पढ़ाया जाएगा। आप ऐसा ना करें कि एक दिन में ही सारी नॉलेज बच्चों के अंदर भरने की कोशिश करें, बच्चे इससे परेशान हो जाएंगे और उनकी जो मानसिकता है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने डिवाइड करके हर चीज़ को अच्छे से पढ़ाना है। उसके बाद आता है संशोधन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, यानी कि बहुत ही ज़रूरी होता है। संशोधन का मतलब होता है कि आपने कल जो पढ़ाया था उसको बेहतर तरीके से आज फिर से पढ़ाया जाए। बच्चों के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ में जो बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है? संशोधन का सिद्धांत होता है। तो ये 10 जो सिद्धांत हैं हमारे सामान्य सिद्धांत के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की जो वीडियो है हमारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों उसको शेयर करते रहें, और मेरे आने वाली वीडियो के लिए जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत उसको देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।